हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पढ़कर बहुत मज़ा आएगा यार। चलिए एक बार जो है यहाँ पर मैं कुछ आपको समझा देता हूँ बेसिक्स। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि घर से आने वाली इनकम। ठीक है सर, यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ऐसा है कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में घर से आने वाली इनकम टैक्सेबल होती है, ना कि घर को ट्रांसफ़र कर कर या बेचकर जो इनकम आती है वो टैक्सेबल होती है। अगर आप बेचकर पैसा कमाएंगे तो वो कैपिटल गेन होगा। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम पर टैक्स लगाएंगे तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। और एक घर से जो है रेंटल की इनकम आ सकती है, ये सभी को पता है, कॉमन सेंस है भैया। घर से तो रेंट ही आएगा और क्या आएगा। अच्छा सर, अब बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर के प्रोविजंस कहते हैं कि यदि कोई घर है और घर से जुड़ा हुआ लैंड है, जिसे बोलते हैं लैंड अपरटीनेंट देयर टू, क्या लिख रहा हूँ यार मैं, देयर टू, यहाँ भी लिखा होगा, देख लेना यार, कुछ ऐसे नई चीज़ नहीं है। यहाँ भी लिखा होगा लैंड अटैच टू द हाउस प्रॉपर्टी और लैंड अपरटेनेंट टू द हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लैंड, जैसे बगीचा है, गार्डन है, बेसमेंट है, पार्किंग है, घर से जुड़ी हुई जो लैंड होती है, यदि आप इसको किराए पर देंगे, इसको या इसको, दोनों में से किसी को भी इसको किराए पर देंगे, तो वो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में टैक्सेबल होगा। अगर सिर्फ लैंड है, सिर्फ लैंड है, जिसे हम बोलते हैं वेकेंट लैंड, खाली लैंड, उससे अगर रेंटल आ रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होगा। उस केस में वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। सर ये भी तो हो सकता है कि हमारा जो है लैंड को रेंट पर देने का बिजनेस हो। अगर बिजनेस है तो फिर पीजीबी इनकम होगी जी। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में सिखाया हुआ है कि अगर आप शेयर्स को बेचते हैं तो कैपिटल गेन आता है, बट यदि जिसका काम ही शेयर को खरीदना बेचना है तो उसके लिए तो बिजनेस इनकम होगी, पीजीबीपी। तो समझे आप मैंने क्या बोला? समझे आप मैंने क्या बोला? सिंपल एज दैट। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी दे रखा है। अच्छा, इसके अलावा एक कंडीशन और है यहाँ पे। आप जो है हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में उसी हाउस को टैक्सेबल कर सकते हैं, या फिर जो उसके साथ लैंड अटैच्ड है उसको टैक्सेबल कर सकते हैं, उसके रेंटल को, जो आप ओन करते हैं या फिर आप उसके डीम्ड ओनर हैं। सर इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया मेरे दोस्तों, इसका मतलब बहुत सिंपल सा हो गया मेरे दोस्तों, कि या तो आप उसको ओन करते हैं, या फिर इनकम टैक्स एक्ट में बताया है कि आप माने या ना माने, आप उसके ओनर माने ही जाएंगे, तो उस केस में भी आप उसके डीम्ड ओनर हो जाएंगे। और अगर आप डीम्ड ओनर हो गए तो उससे आने वाली इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगी। अच्छा सर, इसको थोड़ा सा और समझाइए एग्जाम्पल के थ्रू। जी हाँ, समझाएंगे। मिस्टर ए ने, लेट्स से मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये घर जो है रेंट पर दिया, तो मिस्टर बी जो है इसके टीनेंट हो गए, मिस्टर ए जो है वो लैंडलॉर्ड हो गया। मिस्टर बी ने आगे इसको फर्दर सबलेट कर दिया। मतलब क्या हो गया सर इसका? ये इन्होंने लेट किया, लेटिंग, किराए पर दिया, ये इन्होंने सब लेट कर दिया, आगे फिर किसी को दे दिया, मिस्टर सी को। तो जब मिस्टर सी मिस्टर बी को रेंट देंगे, तो क्योंकि मिस्टर बी इस घर के ओनर नहीं हैं, इसके लिए ये रेंटल मिस्टर बी के लिए अदर सोर्सेज की इनकम में जाएगा, क्योंकि इनका बिजनेस भी नहीं है और ना ही सैलरी है, ना ही कैपिटल गेन है। हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल तभी करते हैं जब ये बी इसका ओनर होता है, डीम्ड ओनर होता है, बट वो नहीं है, वो खुद एक टीनेंट है जिसके नाम पर ये घर नहीं आ रहा है। मिस्टर बी मिस्टर ए को जो है रेंट पे करेंगे, बट मिस्टर ए क्योंकि ओनर है, इसके लिए इनके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। यहां तक की बात क्लियर है आपको जी? जी हाँ सर, ये सारे पॉइंट हमें समझ में आ गए कि घर है या घर से जुड़ा लैंड है वो इसी चैप्टर में टैक्सेबल होता है, बेचकर प्रॉफिट आएगा वो नहीं, बल्कि जो रेगुलर रेंटल आता है वो टैक्सेबल होता है। आप ओनर हैं तभी आपके लिए टैक्सेबल होगा। साथ ही में जो सिर्फ वैकेंट लैंड है, खाली लैंड है, उससे रेंटल जो है वो इसमें टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ तक की बातें हमें सारी समझ में आ गई है। इसके अलावा मैं आपको एक और जो है सस्पेंस यहाँ पर खोलना चाहता हूँ कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में जो है, अगर आपके पास दो से अधिक घर हैं जिसको आपने रेंट पर नहीं दिया, एक तो होता है आप रेंट पर दे देते हैं,
दूसरा है आप रेंट पर नहीं देते हैं। मान के चलिए कि मान लो कि आपके पास 5 घर हैं, 4 घर हैं, जो भी घर हैं, आपने सभी को रेंट पर दिया है, फिर तो जो रेंटल आएगा वो आपकी इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ज़्यादा घर हैं तो उस केस में बोला गया है कि 2 घर तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब कि उस पर आपकी कोई भी इनकम कैलकुलेट नहीं होगी। लॉस जरूर कैलकुलेट हो सकता है क्योंकि इनकम कुछ है नहीं, बट अगर उस हाउस प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, अगर आपने लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद नेगेटिव इनकम जरूर आ सकती है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पर कभी गेन नहीं आएगा। कितनी हाउस प्रॉपर्टी पे 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड आप रख सकते हैं जी, अपने लिए, अपने यूज़ के लिए, अपनी फैमिली के यूज़ के लिए रख सकते हैं। उससे ज़्यादा आपने कहा मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, 10 प्रॉपर्टी लूंगा, तो ले लें भैया, ले लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस केस में आपकी डीम्ड इनकम कैलकुलेट होगी। मतलब कि मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा कि 2 से ज़्यादा जो घर है ना, तो वो ज़्यादा वाले घर पर हमें रेंटल निकालना पड़ेगा। सर मेरा तो रेंट नहीं आ रहा, अरे तो कोई बात नहीं, उस प्रॉपर्टी का जो और रेंट आता है, अगर आप देते तो कितना रेंट आता, वो रेंट मानकर आपकी इनकम मान लेंगे और उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो ये घपला नहीं किया हुआ इन्होंने, गड़बड़ नहीं की हुई है, जी हाँ किया हुआ है। तभी तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर फिक्टिशियस, एक तरह से फिक्टिशियस इनकम पर भी जो है टैक्स लगता है। ये प्रॉब्लम है, फिक्टिशियस इनकम पर भी जो है टैक्स लगता है। तो ये एक जो है हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में थोड़ी सी ये दिक्कत है। और बताइए सर, इसके अलावा जो है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने का एक तरीका गिवन है, और तरीका ये है कि जो आपका रेंट है उसे आप एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस प्रॉपर्टी का मिल जाना चाहिए रेंटल, वरना तो ये होगा ना कि आप रेंटल तो ले रहे हैं 10,000 रुपये महीने का, और आप दिखा रहे हैं मेरे को तो 1,000 रुपये महीने का मिलता है, यही मेरी इनकम है, बाकी कैश में ले रहे हैं, कहीं पे शो ही नहीं हो रहा। तो आप चालाकी ना कर सकें, इसीलिए यहाँ पर ये बनाया गया है कि एक्सपेक्टेड रेंट जो उस प्रॉपर्टी का है उससे कंपेयर कर रहे हैं, और अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है तो उस केस में एक्सपेक्टेड रेंट को आपका जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा, इसको GAV बोलते हैं। जिसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस, जिसे हम हाउस टैक्स भी बोलते हैं मेरे भाई, पेड बाय ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर माइनस करना अलाउड है। क्या समझा रहा हूं मैं आपको, हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालने का तरीका बता रहा हूं। क्योंकि यहाँ पर फिक्टिशियस इनकम पर भी टैक्स लगता है, यानी 2 से ज़्यादा घर अगर आपके पास हैं और रेंट पर नहीं चढ़े हैं, तो 2 घर के बाद जो अतिरिक्त घर होंगे, कोई भी 2 घर को मान सकते हो, जो आपकी चॉइस पर है, आपका जिस पे मन करता है कि इसको मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना चाहता हूँ उसे मान सकते हो, और बाकी भले ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, आपको उसको मानना पड़ेगा कि आपने उसे रेंट पर दिया है, ये मानकर जो है आपको इनकम निकालनी पड़ेगी। अब जब आप इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसका तरीका होगा कुछ, भले आप उससे डीम्ड इनकम निकाल रहे हैं, भले आपको एक्चुअल रेंट मिल रहा है, बट आपको एक तरीका तो फॉलो करना पड़ेगा ना। वो तरीका यहाँ पर बताया हुआ है कि सबसे पहले आपका एक्चुअल रेंट जो है मेरे भाई, उसे आप कंपेयर कर लो एक्सपेक्टेड रेंट से। जो ज़्यादा है उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लो, मतलब कि ग्रॉसली आपकी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू ये है। एनुअल वैल्यू का मतलब एनुअल इनकम वाली वैल्यू, ना कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू। समझ रहे हैं, एक तो पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, कितने में बिकेगा, घर की वैल्यू है, एक है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कि उसकी एनुअल वैल्यू क्या है, एनुअल कितना इनकम आ सकता है। इसमें से आप जो है माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ये आप माइनस करेंगे। इसमें एक एक वर्ड का मीनिंग है। म्यूनिसिपल टैक्सेस का मतलब होता है हाउस टैक्स। पेड बाय ओनर, तो टेनेंट ने पे ना किया हो, ओनर ने पे कराओ, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर में पे किया हो, यानी कि अगर हम 2021 ईयर ले रहे हैं तो 2021 ईयर में जो ओनर ने म्यूनिसिपल टैक्स पे करा, चाहे पिछले साल का पेंडिंग बिल पे किया हो, बट पे तो इस साल किया है, तो ये पेड बेसिस पर माइनस होगा। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक्रूअल बेसिस पर लगेगा। हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में वैसे एक्रूअल बेसिस फॉलो होता है, बट म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पे करे हैं ओनर ने ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, यहाँ पर पेड बेसिस फॉलो होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दे दिया होगा म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इन प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर एक्चुअल इंग्लिश वाला प्रीवियस ईयर, पिछला साल 1920, उसे माइनस मत कर देना। तो दैट्स वाई ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। देन यू विल गेट नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से आप जो है, आपका इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि हम मान के चल रहे हैं कि 30% जो है आपका खर्चा लग गया होगा
घर को मेंटेन करने का, क्योंकि जब आप रेंट पर देंगे तो इनकम आएगी, बट उसका फिर आपको मेंटेनेंस भी तो करना पड़ेगा ना खुद, लाइक पेंटिंग करनी है या फिर कुछ भी आपको करना है तो वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी, मरम्मत करवानी पड़ेगी। अब हो सकता है कोई बंदा बोले भाई मेरा तो 10,000 महीने का रेंट आता है, मतलब मेरा 1,20,000 रुपये बनता है और मैंने 2 लाख का खर्चा रिपेयर पे कर दिया। वो कहेगा मेरी तो इनकम ही नहीं है साहब, खर्चा ज़्यादा हो गया, फेक बिल ले आया। तो उसको हटाने के लिए जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है, और यहाँ बोला है कि भैया आपका कितना भी हो हमें नहीं मतलब, जो भी नेट एनुअल वैल्यू है उसका 30% मान लेंगे कि आपका खर्चा जो है रिपेयर वगैरह के लिए लगा है, और उसके बाद आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। इसको निकालने का भी तरीका होता है, हम देखेंगे कैसे निकलेगा, और ये आपकी आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी इनकम। लॉस भी आ सकता है जी, जो घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा या फिर मान लो कि इनकम से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बन रहा होगा, तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव भी आ सकता है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो जीएवी एनएवी नील होती है, जीरो होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ होगा नहीं जीरो का जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्योंकि उसमें आप कुछ रेंट पर तो कमा नहीं रहे, और 2 तो आप रख सकते हो लीगली। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, अगर उस पर कुछ लोन लिया उस पर इंटरेस्ट बनता है, वो आप माइनस करोगे तो नेगेटिव इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ये जो है मैंने आपका पूरा हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट करा दिया। बस हाँ, यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको और बता दूं, कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहे हैं, मतलब आप हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हैं, उससे बिजनेस कर रहे हैं अपना, और बिजनेस करके इनकम कमा रहे हैं मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं वो इनकम जो है आप रेंटल की नहीं कमा रहे हैं, वो तो आपने घर को बिजनेस ऑफिस बना लिया है, उससे धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, तो जो इनकम आएगी वो पीजीवी में टैक्सेबल होगी। पीजीवी में जो आप हाउस प्रॉपर्टी का एक्सपेंस माइनस करेंगे वो यहाँ पर करेंगे म्यूनसिपल टैक्सेस। आपका पीजीवीपी की इनकम पूरी आपका बिजनेस है, वो आप रेंटल नहीं कमा रहे हैं सर। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। फर्दर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये घर है जिसमें आपने उसके 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्से को तो आपने लेट आउट कर दिया, किराए पर चढ़ा दिया, एक को आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा। तो इस केस में आप मानेंगे ये 2 घर हैं, 2 घर मानकर ट्रीटमेंट करेंगे कि ये पार्ट अलग है, ये अलग है। जैसे मैंने जो है यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर बनाया, फर्स्ट के ऊपर फिर सेकंड बना लिया, फिर थर्ड भी बना लेते हैं लोग, और थर्ड पे टेरेस है, फिलहाल लोग थर्ड भी बना लेते हैं, फिर टेरेस होता है। अब है तो पूरा एक ही घर एक ही बंदे के नाम पर है, बट अगर उसमें अलग अलग मीटर लगे हैं, बिजली पानी का अलग बिल आता है, और एक फ्लोर अलग बंदे के पास है, दूसरा अलग पूरा अलग बंदे के पास है, तो वो 2 घर माने जाएंगे, 2 यूनिट्स वो मानी जाएगी। इसका ध्यान रखिएगा आप। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही यूनिट है और उसमें जो है कुछ समय के लिए आपने उसमें खुद रहे और कुछ समय के लिए लेट आउट कर दिया, तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो सब चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। फिलहाल मैंने इस चैप्टर के सारे सीक्रेट जो है आपके सामने खोल दिए हैं। चलिए बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी जो है, यहाँ सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी वर्ड लिखा है मेरे दोस्तों, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो, ऑफिस, शॉप्स, गोडाउन एटसेट्रा, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, कुछ भी हो सकता है। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था ना, अब बता रहा हूँ आपको। कई बार जैसे ही बढ़ता है कमर्शियल शॉप है तो लगता है यार बिजनेस होगा, अरे भैया है तो हाउस प्रॉपर्टी है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, 4 दीवारी और ऊपर जो है क्लोज्ड है, 4 दीवारी की एनक्लोज्ड वॉल है, ऊपर क्लोज्ड है, तो वो होगी आपकी हाउस प्रॉपर्टी। चाहे उसे आप शॉप बोल दो, चाहे आप रेजिडेंशियल यूनिट बोल दो, घर बोल दो, कुछ भी बोल दो, आपकी मर्जी है। वेकेंट लैंड नहीं होगा, वो मैंने आपको बता दिया। जो इससे रेंटल आएगा वो यहाँ पर टैक्सेबल होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। कंपनी ने प्रॉपर्टी परचेज करी है, कंपनी अगर उसमें बिजनेस कर रही है तो वो तो उसकी बिजनेस इनकम है, रेंटल तो आएगा भी नहीं, तो वो पीजीवी में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। क्या घर है, घर से इनकम आ रही है ना, बिजनेस करके इनकम आ रही है, वो बिजनेस इनकम है, ठीक है ना। अगर किसी असेसी का काम ही जो है लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है कि भैया मेरी खूब सारी प्रॉपर्टीज़ है, मैं उसको किराए पर देता हूँ, किराया आता है और यही मेरा बिजनेस है, तो उस केस में उसे आप पीजीपी इनकम में भी टैक्सेबल कर सकते हैं कि भैया बंदे का बिजनेस ही ये है, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर प्रॉपर्टी बिल्डर्स डेवलपर्स मेन बिजनेस जो है वो है सेलिंग हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बिल्डर क्या करते हैं भैया, घर बनाते हैं उसको बेचते हैं, घर बनाते हैं बेचते हैं, उनका यही काम है, और तो कुछ काम नहीं है उनका। तो दैट मीन्स घर को बेचकर जो इनकम आएगी वो उनके लिए पीजीपी इनकम होगी, क्योंकि उनका काम ही क्या है, खरीद कर बेचना। बट अगर वो रेंटल कमाते हैं इस प्रॉपर्टी से,
जो कि उनके स्टॉक इन ट्रेड में आ रही है, क्योंकि उन्होंने बना लिया घर, घर बनाकर बेचा नहीं, स्टॉक इन ट्रेड में रखा है। अब घर में वो हाउस प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली में हाउस प्रॉपर्टी का मतलब कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों हो सकता है। बनाकर रख लिया, स्टॉक इन ट्रेड में आ रहा है, बिका नहीं, हो सकता है वो उसको रेंट पर चढ़ा दे जब तक नहीं बिक रहा है, उनकी मर्जी है, चढ़ा सकते हैं, तो भी रेंटल इनकम आएगी, तो भी रेंटल इनकम आएगी, ठीक है ना। हाउएवर हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो जीरो मानी जाती है, कंसीडर्ड निल फॉर 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। व्हेन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड, बेनिफिट अवेलेबल, प्रॉपर्टी इज नॉट लेट आउट। हाउएवर इसमें एक ट्विस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। बिल्डर है, डेवलपर है, बिल्डर है, इस केस में इसने प्रॉपर्टी बनाई, प्रॉपर्टी बनाई बहुत सारी, ऐसे बना दी ना यार, प्रॉपर्टी बना दी। अब देखो इतनी सारे घर हैं, ये सारे अलग अलग घर हैं, ये सारे जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक फ्लोर जो है, एक ऊपर का हिस्सा तो सब लेट आउट कर दिया, ये जो है ये इसने बेच दिया, सेल ही कर दिया, सेल ही करना है, स्टॉक इन ट्रेड में आ रहा है, बाकी स्टॉक इन ट्रेड में आ रहा है और ये भी स्टॉक इन ट्रेड में आ रहा है, बट इन्हें बेचा नहीं है, तो इससे तो रेंटल इनकम आ ही रही है, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, जो भी रेंटल की इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। बेचकर पैसा कमाओगे, बिजनेस है तो पीजीवीपी, बिजनेस नहीं है तो देखो कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज हैं, वो चेक कर लो आप। इसका क्या होगा, ये रेंट पर नहीं चढ़ रही है, ये बिक भी नहीं रही है, ये खाली पड़ी हुई है। तो हम बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर ज्यादा यूनिट्स होंगे तो 2 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, नहीं मान सकते। आप अगर इंडिविजुअल हो उस केस में आप मान सकते हो, बाकी तो फिर भी अगर आपके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है तो उसको मानना ही पड़ेगा कि आपने लेट आउट किया, उस पर डीम्ड इनकम मान के टैक्सेबल करना होगा। तो सिमिलरली ये जो यूनिट्स आपने बना दी है ना, अगर आप इसको नहीं बेच पाते हो तो जिस साल आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई, कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हुई जिस साल भी, वो कंप्लीट जिस साल हुई उस ईयर के एंड से 2 साल आपको छूट दी है कि आप इसको रेंट पर चढ़ाएं ना चढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर फिर भी नहीं चढ़ा पाए और बेच भी नहीं पाए तो उस केस में जो है हम डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे, जैसे कि हम इंडिविजुअल के केस में मानते हैं 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को कि आप रेंट पे नहीं चढ़ाओ तो भी मान लेंगे कि लेट आउट है, वैसे ही हम इसको डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे जी। आपके हाथ में क्या करना है, आप डिसाइड करें। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बेनिफिट्स अवेलेबल इफ प्रॉपर्टी इज नॉट लेट आउट, बेनिफिट अवेलेबल इफ प्रॉपर्टी इज नॉट लेट आउट। लेट आउट है फिर तो दिक्कत ही नहीं है ना, लेट आउट है फिर तो आपका रेंट आ ही रहा है, टैक्सेबल होगा। लेट आउट नहीं है तो ये 2 साल का बेनिफिट दिया गया है कि जिस साल आपको कंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस ईयर के खत्म होने के 2 साल तक, जैसे कि मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है 1 अक्टूबर 2020, तो ये साल जो खत्म होगा ये होगा 31 मार्च 21 को। 31 मार्च के 21 के बाद 2 साल यानी कि 31 मार्च 23 तक जो है आपको छूट दी है कि आप प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट, आप प्रॉपर्टी को लेट आउट नहीं भी करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद भी लेट आउट नहीं हुई तो ईयर जो है 1 अप्रैल 23 से ऑनवर्ड्स कहीं ना कहीं जो है आपके लिए जो है डीम टू बी लेट आउट मानकर टैक्सेबल लगेगी, डीम टू बी लेट आउट मानकर टैक्सेबल लगेगी। सिंपल इज दैट। सर यहाँ पर 2 की छूट मिलेगी, 2 घरों की नहीं मिलेगी, वो इंडिविजुअल को मिलती है, आपको नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल को मिलती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलती है, 2 घर की छूट मिलती है, बाकी सबको नहीं मिलती, ठीक है ना। ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर मान लेते हैं प्रॉपर्टीज लेट आउट ही नहीं करी है और हम उसमें मान रहे हैं कि भैया तो डीम टू बी लेट आउट है, 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी है या इसके केस में डेवलपर वाले केस में, तो भैया उस केस में जो है ना, उस केस में जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा उसी को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, फिर नेट एनुअल वैल्यू आएगी, फिर उसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट, तो आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम आएगी। यही प्रोसीजर होता है। अब जहां पर एक्चुअल रेंट आ रहा है उस एक्चुअल रेंट में भी हम एक्सपेक्टेड रेंट कंपेयर करते हैं और जो ज्यादा है उसको लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और जहां पर आ ही नहीं रहा है कोई रेंट और प्रॉपर्टी ज्यादा है जिसको हम डीम टू बी लेट आउट मान रहे हैं, तो वहां तो भैया एक्सपेक्टेड रेंट को ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानकर टैक्सेबल कर रहे हैं, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, फिर भी कोई बात नहीं, एक बार हम आराम आराम से चीजें पढ़ते हैं। सेक्शन 22 जो है वो चार्जेबिलिटी का सेक्शन है, जो ये बोलता है कि कब इस पर्टिकुलर हेड में इनकम चार्जेबल होगी, जब यहाँ पर कोई बिल्डिंग हो या लैंड अपॉर्टेनेंट टू द बिल्डिंग हो यानी जुड़ा हो,
असेसी जो है वो उसका ओनर हो या डीम्ड ओनर हो, तो देखना पड़ेगा डीम्ड ओनर कौन होता है। प्रॉपर्टी जो है नॉट यूज बाय ओनर फॉर डूइंग हिज बिजनेस, वो उस प्रॉपर्टी से अपना बिजनेस नहीं कर रहा हो, फिर तो वो बिजनेस का एसेट हो गया ना, बिजनेस के एसेट में आ रही हो गया उस प्रॉपर्टी। आ सकती है ना, बिजनेस जो है इतने सारे बिजनेसेस होते हैं, वो क्या घर नहीं रखते, ऑफिस बिल्डिंग नहीं रखते अपनी, खरीद कर भी रख सकते हैं। ओनरशिप में जो है फ्री होल्ड हो, लीज होल्ड हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड जो है वो नेसेसरी नहीं है, तो फ्री होल्ड लीज होल्ड दोनों हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, कोर्ट केस चल रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कौन इसका ओनर है जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है। मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी, और ये मैं आपको करा चुका, बी ने आगे सबलेट करी, तो जो ओनर नहीं है उसके लिए अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, और जो ओनर है उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में टैक्सेबल होगा। एक इंडिविजुअल है, उसकी एक हाउस प्रॉपर्टी है जहाँ पर वो रहता है, क्या उसको उस पर इनकम टैक्स देना होगा? भाई नहीं देना होगा, क्योंकि वो एक क्या, वो तो 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकता है, उस पर कोई उसको टैक्स नहीं देना होगा। एंड इंडिविजुअल हैज 10 हाउस प्रॉपर्टी, 10 हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें से 2 हाउस प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 5 को उसने रेंट पर दिया है, और 3 जो है वो अनऑक्यूपाइड है। अनऑक्यूपाइड का मतलब क्या हो गया भाई, किसी ने वो खाली पड़ी है, तो भैया खाली पड़ी होना भी एक तरह का सेल्फ ऑक्यूपेशन ही है, आपने उसको रेंट पर नहीं दिया, समझ रहे हो? तो 2 हाउस प्रॉपर्टी तो आप अपनी चॉइस पर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं है, जो आपका मन करे। 10 में से 2 मान लो, 5 तो रेंट पर दी हुई है, बाकी 5 में से कोई भी 2 मान लो, उसका जीएवी निल होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसकी निल होगी। 5 को तो आपने रेंट पर चढ़ाया, तो उसमें तो आप कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट क्या आया, एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, दोनों कंपेयर करो, जो ज़्यादा है वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। अब उसके बाद बच गई बाकी की 3 जो कि अनऑक्यूपाइड है, तो भैया जो अनऑक्यूपाइड है वो डीम टू बी लेट आउट माननी पड़ेगी, 2 से ऊपर जितनी प्रॉपर्टी उसे डीम टू बी लेट आउट मानना ही पड़ेगा, और एक्सपेक्टेड रेंट को ही जीएवी मानना पड़ेगा। जो आप सेपरेटली हर हाउस प्रॉपर्टी का देखेंगे, हर अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी अलग अलग एरिया में हो सकती है, अलग अलग एरिया में होने की वजह से उनका अलग अलग एक्सपेक्टेड रेंट हो सकता है, इसीलिए अलग अलग जो है हर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट होती है, सबको कंबाइन करके कैलकुलेट नहीं करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि एक बिल्डर ने जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है 22 अक्टूबर 2017, आउट ऑफ विच 10 यूनिट्स आर नॉट सोल्ड टिल 31 मार्च 2020। तो 2017 जो है वो 2031 मार्च 18 को वो कंप्लीट हो गया ईयर, जिस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई थी। 18 के बाद 19 और 20 2 साल और बीत गए, अभी भी जो बिल्डर है उसकी 10 यूनिट्स जो है वो किसी ने ऑक्यूपाई नहीं करी है, बिकी भी नहीं है। तो यार ये आपको जो है ना 2 साल होने के बाद जो है आपको इस दोनों प्रॉपर्टी पे 10 प्रॉपर्टीज पे टैक्स देना होगा, और एक्सपेक्टेड रेंट जो है, एक्चुअल रेंट तो आ नहीं रहा, तो एक्सपेक्टेड रेंट जो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे जो उस प्रॉपर्टी का होना चाहिए वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लिया जाएगा। अगर बिल्डर ने बेनिफिट पीरियड में रेंट पर दे दिया होता, कि जो 2 साल का पीरियड बचा है इसी में इन प्रॉपर्टीज़ को रेंट पर चढ़ा दिया होता, तो क्या टैक्स लगता? डेफिनेटली लगता। अगर इन्होंने रेंट पे चढ़ा ही दिया तब तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, तब तो टैक्स लगेगा ही लगेगा सर। तो ये आपका जो है हाउस प्रॉपर्टी का पूरा चैप्टर मैंने ऑलमोस्ट आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है। नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली में जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद जो है मैं इसके कुछ और छोटे मोटे प्रोविजंस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और लास्ट क्लास लेकर फिर मैं वाइंड अप करूंगा। तो जाहिर सी बात है जैसे ही हमारा प्रोग्रेशन हो रहा है, आगे आगे हम बढ़ रहे हैं, बेसिक चैप्टर आपका हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, तो बाकी जो चैप्टर में क्रक्स है वो क्रक्स की बात मुझे बतानी है। आप चाहें तो 2 बार भी सुन सकते हैं, आप चाहें तो रीडिंग भी कर सकते हैं, मुझसे भी डाउट पूछ सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू धीरे 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 एक ही बार में जो है आपको सारी बातें बता दी गई है, और चैप्टर को छोटा कर दिया गया कि बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है आपके स्टडी मटेरियल से होगी, साथ में जैसे ही हमारा चैप्टर होगा आप आरटीपी देखें, पास्ट ईयर के पेपर देखें, और खुद से ट्राई करें जितने भी मॉक टेस्ट पेपर आपको मिलते हैं, तो आपकी और बेहतर प्रैक्टिस होगी। डाउट है तो मुझसे पूछें, बट जो चीज़ें बताइए उसमें क्लैरिटी रखें, एक एक वर्ड का मीनिंग है। अगर मैं आपको यहाँ पर मिनिमम टाइम में या मिनिमम कंटेंट में आपको सारी चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको हर वर्ड पे इंपॉर्टेंस देनी होगी। वहीं क्या हो सकता है कि मैं आपको क्या करूँ कि भैया एक वर्ड को मैंने थोड़ा सा चेंज करा, उसका अलग क्वेश्चन करा दिया, दूसरे वर्ड का अलग, तीसरे वर्ड का अलग, चौथे का अलग, सेंटेंस को चेंज कर करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, केसेस बना रहा हूँ, लंबी कर रहा हूँ क्लास। वहीं दूसरी तरफ मैंने क्या चारों वर्ड का आपको ढंग से मीनिंग समझा दिया, और कुछ क्वेश्चन जो बुक में है वो तो कराई दिए, और मीनिंग सबका समझा दिया। तो अब क्या होगा, अगर आपका ये मीनिंग क्लियर है तो आपने कम समय में जो है क्लैरिटी ले ली, अब चाहे कुछ भी आ जाए आप उसको फिट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हर एक सिनेरियो का एक अलग क्वेश्चन चाहिए, हर एक सिनेरियो का अलग। तो वो प्रैक्टिस के लिए है, वो तो आप कर ही सकते हैं ना, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम भी तो करेंगे स्टडी मटेरियल आने के बाद। हाँ, तो वहाँ पर कवर हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें।
तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड बाय।